डबल इंजन की सरकार तो चल ही नहीं सकती, चूँकि एक साथ दो इंजन नहीं लग सकते। एक इंजन लेफ्ट को चलेगा, एक राइट को चलेगा। मैंने ज़िंदगी में सेवा की है, कोई मेवा नहीं कमाई है, उन्होंने तो मेवा कमाई है। मेरा चुनाव तो यहाँ पे बच्चा और आदमी लड़ रहा है। मैं राजेंद्र सोलंकी नहीं लड़ रहा मेरा चुनाव, क्योंकि इस ज़िले में यदि डेवलपमेंट किसी ने किया, विकास किसी ने किया है, तो उसका नाम मायावती। जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, DSI, जब इतनी अथॉरिटीज़ यहाँ पर हैं, इतना डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो एक एम्स यहाँ बनवाना चाहिए था, भारत सरकार के हाथ में था। लेकिन चूंकि एम्स इसलिए नहीं बनवाया कि उनके अस्पताल बंद हो जाएंगे, फिर लोग एम्स में लाइन लगाने लगेंगे। तो मैं सबको साथ लेकर के, सब जातियों को साथ लेकर के, सब धर्मों को साथ लेकर के एकता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और विकास के चुनाव लड़ रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं बिलासपुर में हूं। जी हां, गौतम बुद्ध नगर का एक कस्बा है बिलासपुर, और गौतम बुद्ध नगर से BSP के कैंडिडेट राजेंद्र सोलंकी जी मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद है। सर, मेरा एक सवाल जो यहाँ से बनता है कि अभी चुनावी माहौल है, बहुत ज़्यादा प्रचार सब पहले से कर रही है बीजेपी, तो मुझे लगता है 15-20 दिन पहले से आगे आपसे चल रही है। आपका थोड़ा लेट टिकट हुआ है। अब आप किस तरीके से इस समीकरण को देखते हैं? देखिए, पहले तो आप ये कह रहे हैं कि 20 दिन से उनका प्रचार आगे नहीं। उनका प्रचार और कुप्रचार, 4 बार वो चुनाव, चौथा चुनाव है बीजेपी कैंडिडेट का। उनका जो कुप्रचार है वो 20 साल से चल रहा है, तो मैं उस कुप्रचार के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। नंबर 1, जो सांप्रदायिकता सद्भाव की जो कमी आई है, सांप्रदायिक सद्भाव जो कम हुआ है, जो जातियों में बंटवारा हुआ है, जो भाईचारा कम हुआ है, जो अपनापन कम हुआ है। सिटिंग MP कोई होगा तो वो तो उसका प्रचार तो पूरे टाइम चलता रहता है, लेकिन सिटिंग MP होने के बाद में जो उन्होंने जनता के साथ अविश्वास किया है, जनता की समस्याओं के लिए ध्यान नहीं दिया है, जनता को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया है, जनता से मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता था उनको, अपने इतने व्यस्त रहते थे। तो वो जो चुनाव है उनका कुप्रचार, वो राजेंद्र सोलंकी की सेवा के लिए। मैंने ज़िंदगी में सेवा की है, कोई मेवा नहीं कमाई है, उन्होंने तो मेवा कमाई है। तो उनकी जो मेरी सेवा, मेरी भगवान राम, कृष्ण, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ताला, बुद्ध, उसके प्रति भक्ति और जनता का प्यार। तो मेरा चुनाव 20 दिन या 25 दिन का नहीं है। मेरा चुनाव तो यहाँ पे बच्चा और आदमी लड़ रहा है। मैं राजेंद्र सोलंकी नहीं लड़ रहा मेरा चुनाव। राजेंद्र सोलंकी तो सिंबॉलिक है। मेरा चुनाव इस क्षेत्र में NTPC दादरी से लेकर के अलीगढ़ बॉर्डर तक, हरियाणा बॉर्डर तक, गाजिया बॉर्डर तक आम लोग लड़ रहे हैं। मुझे कहते हैं जी सोलंकी जी, हम तो आपका चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा चुनाव, और मेरा चुनाव वो नौजवान लड़का लड़ रहा है जो 18 साल का वोटिंग राइट है जिसको, और मेरा चुनाव वो बच्चा लड़ रहा है जो 6ठी में पढ़ता है। वो ये लड़ रहा है कि हमारा ताऊ खड़ा है, हमारा जानने वाला खड़ा है, हमारे फादर का दोस्त खड़ा है। तो मेरा जो चुनाव है, चूँकि मैंने 67 से राजनीति की है, 64 से, और 67 में मैं इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो राजेंद्र सोलंकी का नाम तो आप बलिया में चले जाओ तो भी नाम जान, कोई MP MLA का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन चूँकि इंदिरा गांधी, संजय गांधी से मेरी दोस्ती थी, इंदिरा गांधी बेटी तरमान थी, और इसलिए बहन जी ने मुझे चुनाव दिया है। क्योंकि इस ज़िले में यदि डेवलपमेंट किसी ने किया, विकास किसी ने किया है, तो उसका नाम मायावती है। उन्होंने विकास किया। आज जो सड़कें आप देख रहे हैं, आप स्कूल देख रहे हैं, आप जो डिग्री यूनिवर्सिटी जो बनाई है, नोएडा यूनिवर्सिटी, ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, दिल्ली। और जो A कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, उस कैटेगरी में आती है। तो जो इंटर कॉलेजेस की बिल्डिंग ऐसी हैं जैसे महल, तो ये सब मायावती जी की देन है। तो बहन मायावती जी ने मुझे इसलिए सेवा का मौका दिया है कि राजेंद्र सोलंकी का नॉन नेम है, परिचित है, किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा। अब जैसे एक कैंडिडेट है, मैं ही नहीं जानता कौन है, तो राजेंद्र सोलंकी के लिए पूरे प्रदेश, ज़िले में तो है, ये पूरे प्रदेश में नाम सब जानते हैं। सर, एक चीज़ और मेरा यहाँ से सवाल रहेगा। आप नॉन पर्सन हैं और आप कह रहे हैं कि ये मायावती का खुद का
गृह क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था 2012 तक जब उनकी सरकार रही थी। 2012 के बाद से और सभी का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि थोड़ा सा जो कार्य है वो स्लो हो गया है थोड़ा। अब जो ये सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, विकास बहुत प्रगति कर रहा है, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? यूथ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? डबल इंजन की सरकार तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक साथ दो इंजन नहीं लग सकते। एक इंजन लेफ्ट को चलेगा, एक राइट को चलेगा, तो डबल इंजन की तो सरकार हो ही नहीं सकती। नंबर एक, मेरा चुनाव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इसलिए नहीं है कि वो पोस्ट सबके लिए होती है। मेरा चुनाव यहाँ के उम्मीदवार से है, और उम्मीदवार के उनसे है कि मायावती जी के बाद में जो मेट्रो बनी थी, मेट्रो का फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज मेट्रो आज भी नहीं चली है। जो मायावती जी ने अपने कार्यकाल में अस्थायी लोगों को स्थायी किया था, इन्होंने अपने 12-13-15 साल के 10 साल के कार्यकाल में एक व्यक्ति को नोएडा अथॉरिटी, जमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, DSS सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसी को स्थायी नहीं किया है। जबकि कमिटमेंट ये होता है कि यदि किसी ने 11 महीने के बाद 1 साल भी नौकरी कर ली तो उसको परमानेंट करते हैं, नहीं किया है। तो ना कोई रोजगारों को रोजगार दिया। हाँ, अपना बिजनेस बढ़ाया, उसके लिए वो है, ख्याति है उनकी, अपना बिजनेस उन्होंने बढ़ाया है। जो एक अस्पताल था सब जगह अस्पताल हो गए, ये कहाँ से हो गए? तो मैं उनका चुनाव एक फ़कीर से है, और जब सत्ता संत से टकराती है तो विनाश होता है। चंद्रशेखर जी ने कही थी, जब सत्ता संत से टकराती है तो विनाश होता है। तो मेरा चुनाव उसी आधार पर है, और मेरा चुनाव राजेंद्र सिंह सोलंकी नहीं लड़े। राजेंद्र सिंह सोलंकी का चुनाव ईश्वर की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी, ऊपर वाले की मेहरबानी, बुद्ध की मेहरबानी, महावीर स्वामी की मेहरबानी, गुरु की मेहरबानी। मेरा चुनाव यहाँ का बच्चा लड़ रहा है, जो बच्चा मुझे नहीं जानता, क्योंकि मुझे यंगर जनरेशन नहीं जानती, इसमें कोई मुझे झिझक नहीं है। वो यंगर जनरेशन में भी छोटा लड़का ये कहता राजेंद्र सोलंकी को वोट डालनी है। गांव में आप चले जाइए, राजेंद्र सोलंकी, महिला आई हैं राजेंद्र सोलंकी। तो ये ऊपर वाला करा रहा है, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नंबर एक। नंबर दो, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है। नंबर तीन, उनके घमंड के खिलाफ चुनाव है। एक गांव में वो गए, किसी ने कह दिया आप इतने दिन बाद आए, कैसा तेरी वोट पे जीतूंगा मैं पहले 3 लाख से जीता था, अब 10 लाख से जीतूंगा। 3 महीने पहले ये बात कही उस व्यक्ति ने मुझे। तो उसने क्या जवाब दिया, शर्मा जी घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो मैं सबको साथ लेकर के, सब जातियों को साथ लेकर के, सब धर्मों को साथ लेकर के एकता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और विकास के चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव एकता, विकास और सर्वधर्म संभावना के लिए है। अभी आपने सर, एक सवाल मेरा और रहेगा छोटा सा, आपके पास समय थोड़ा कम है। अभी आपने कहा रोज़गार के लिए, अब रोज़गार जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो आप बता रहे हैं कि भाई 2012 के बाद से कोई भी परमानेंट जो है वो अथॉरिटीज़ में भी नहीं लगा है। और मैंने कई बार देखा है जल विभाग वाले भी, और कई मैं जाता रहता हूँ उनके पास में, तो उनकी यही डिमांड है कि उनको पेरोल नहीं किया गया है, उनको वेतन भी उस तरीके से नहीं मिलता है। अब आप किस तरीके से देखते हैं जब ये एक मेरा थोड़ा सा और सर, जब ये कहते हैं कि हमने एयरपोर्ट बनवाया, जबकि एयरपोर्ट मायावती के टाइम से ही आया हुआ था, वो सभी जानते हैं, तो उसको किस तरीके से? ऐसा है, बेरोजगार की 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी वो है कि आप सरकारी नौकरियां लगवाएं, चपरासी से लेकर के, और IAS PCS का तो इंटरव्यू कमीशन होता है, चपरासी से लेके क्लर्क तक की सब नौकरियां आप लगवा सकते हैं। वो नौकरियों के करने की वजह छीनी गई हैं जो अथॉरिटी में लग गए। मैंने आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जैसे सप्ताह पे कहते हैं, उनको कोई परमानेंट नहीं किया है मायावती जी के बाद में। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी नौकरी है इंडस्ट्री में। जब नोएडा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें नौकरी लग सकती है। इसके लिए मैं भी सिकंदराबाद से जब विधायक था, मेरे यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाता था और कहता था सोलंकी जी हमें बिजली दिलवा दो, उसमें बिजली नहीं मिलती थी, तो मैंने कि 50 वाट का कनेक्शन दिलवाऊंगा। कितने लड़के आपके यहाँ काम करेंगे? कि 50 कि 25 महीने का लोकल लगेंगे, बाहर के नहीं लगेंगे, 25 लोकल लगेंगे। आज तक MP साहब ने किसी इंडस्ट्री के मालिक से
ये नहीं कहा कि आपकी फैक्ट्री में 60% लोग लोकल लगेंगे, स्थानीय लोग। तो दो तरह का रोजगार हो गया। सरकारी रोजगार यदि सरकारी नहीं दिलवा सकते हैं तो फैक्ट्री में काम दिलवा सकते हैं। तीसरा रोजगार, आपने याद तक किसी से नहीं कहा, पूछ लेना एमपी साहब को, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि तुम चाय की दुकान खोल लो, नौकरी तो भाई आप ये कर लो। मैंने ऐसे बहुत से काम कराए लोगों के, भैया आप कितने पढ़े हो, 10वीं पास नहीं हो तो यार एक ढाबा खोल। हाँ, इसलिए कि 4 चीज़ें ज़रूर चलेंगी। अस्पताल, आदमी बीमार ज़रूर होता है, भोजनालय ज़रूर चलेगा, उसके बाद में एजुकेशन, बच्चे पढ़ेंगे, ये 3-4 चीज़ें ज़रूर चलेंगी। उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज बता दें कोई नया कॉलेज उन्होंने बनवाया हो, कोई अपने अस्पताल के अलावा, निजी के अलावा कोई उन्होंने सरकारी अस्पताल बनवाया। सरकारी अस्पताल में इलाज सस्ता और मुफ्त होता है, निजी अस्पताल में इलाज महंगा होता है। गरीब आदमी निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता। भाई उनको ये करना चाहिए था, जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, DSI, जब इतनी अथॉरिटीज़ यहाँ पर हैं, इतना डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो एक एम्स यहाँ बनवाना चाहिए था, भारत सरकार के हाथ में था। लेकिन चूंकि एम्स इसलिए नहीं बनवाया कि उनके अस्पताल बंद हो जाएंगे, फिर लोग एम्स में लाइन लगाने लगेंगे। तो रोजगार के बारे में जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। ना उन्होंने कोई सरकारी रोजगार दिलवाया, सरकारी नौकरी दिलवाई, ना प्राइवेट फैक्ट्री में दिलवाई। तो ये सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जब भी फैक्ट्रीज जो हायर करती हैं लोगों को, वो 200 किलोमीटर दूर से जो लोग आएंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके के जो इंटरव्यूज़ हम आपके लाते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत धन्यवाद। और मैंने किसी की आलोचना नहीं की, मैंने मुद्दे उठाए हैं। बिल्कुल सर। और जब मैं ऊपर वाले की कृपा से और अपने भाई, बच्चे, बहनें, माताएं, बेटियां, उनकी कृपा से यदि मुझे संसद में मौका मिला तो आप ये देखेंगे कि राजेंद्र सोलंकी संसद में सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाता है। मेरा ये इतिहास उन इमरजेंसी से लेकर के असेंबली तक रहा है। धन्यवाद आपको, आपने मेरा साक्षात्कार।